अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आईनी तरमीम के मामले में शर्मिंदगी का सामना करने और मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसलों और वजाहतों के बावजूद हुकूमत अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए कवानीन बनाने और अदलिया से महाजराई की रविश पर कायम है। अहम बात यह कि वफाकी हुकूमत ने फिलहाल तो 2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से आईनी तरमीम करके अदलिया में तकसीम और कंट्रोल की ख्वाहिश में कामयाबी नहीं हासिल की, मगर आज वफाकी हुकूमत ने 2 ऐसे फैसले किए हैं जिससे हुकूमत और अदलिया में महाजराई में मजीद इजाफा हो सकता है। क्योंकि आज वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर करवा लिया है और सदर मुमलिकत ने भी इस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में केसेस टेकअप करने और बेंचेस की तश्कील को लेकर कुछ अहम तब्दीलियां की गई हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में तरमीम करके जजेस कमेटी की कंपोजिशन को ही तब्दील कर दिया है, जो मुख्तलिफ मुकदमात में बेंचेस तश्कील देती है। इस ऑर्डिनेंस से पहले तो चीफ जस्टिस और उनके बाद 2 सीनियर तरीन जजेस इस कमेटी के रुकन हुआ करते थे, मगर अब यह कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। यानी हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में बेंचेस की तश्कील में चीफ जस्टिस के इख्तियारात को खत्म करने की जो कोशिश की थी, उसे इस ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ने एक बार फिर चीफ जस्टिस को वो इख्तियार वापस दे दिया है और अब चीफ जस्टिस और उनके नामजद जज की अक्सरियत की बुनियाद पर बेंचेस तश्कील देने की पोजीशन मजबूत हो जाएगी। जबकि अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज ही इस तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करके जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का रुकन नामजद कर दिया है, जो इस वक्त सीनियरिटी की लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में इस तब्दीली की जरूरत क्यों पेश आई, वफाकी वजीर एहतियात अता तारर ने इसकी वजह बताई। सुनिए। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत, उसमें तब्दीली की गई है और चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करेंगे, सीनियर प्यूनी जज इसके मेंबर होंगे और जो तीसरे रुकन है इस कमेटी के, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को वक्तन फवक्तन जो है वो शामिल कर दिया करेंगे। इसकी वजह यह है कि अक्सर तीसरे मेंबर की अदम दस्तयाबी होती थी, प्रिंसिपल सीट पे मौजूद नहीं होते थे, तो केसेस ताखीर का शिकार होते थे। और जिस तरह 63A का जो आइन को रीराइट किया गया, वो रिव्यू आज तक पेंडिंग है, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका, कमेटी का इत्तफाक ही नहीं हो सका। तो वो अहम एक कौमी नौयत का मामला है, उस पर एक पंजाब गवर्नमेंट टॉपल कर दी गई, तो 63A के रिव्यू के हवाले से कोई ना कोई फैसला आ जाना चाहिए था। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मंतक आपने सुनी, जिसमें वो बेंच में शामिल तीसरे सीनियर जज की अदम दस्तयाबी को ऑर्डिनेंस लाने की वजह करार दे रहे हैं। इसके अलावा तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के मुकदमे में कायम बेंच को समाअत से पहले मफाद आमा की वजूहात देना होंगी और ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा, जबकि आउट ऑफ टर्न केस की समाअत पर वजूहात देना होंगी। दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों को लेकर कौमी असेंबली सेक्रेटरीट ने आज जो पार्टी पोजीशन जारी की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले और पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती 8 जजेस की वजाहत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अपने 12 जुलाई के फैसले में यह वाजे कर चुकी थी कि कौमी असेंबली में 80 अरकान जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने आजाद करार दिया था, उनमें से 39 अरकान तो वाजे तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, जबकि 41 अरकान जिस पार्टी से अपनी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे उन्हें उसी सियासी जमात का रुकन करार दिया जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने वजाती हुक्म में उन 41 अरकान को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली करार दिया। मगर कल स्पीकर कौमी असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, जिसमें यह कहा गया था कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाए। पार्लियामेंट का मंजूर करदा इलेक्शन तरमीमी एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, जो अब काबिल इतलाक नहीं है। नए एक्ट के मुताबिक वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए हैं, उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यानी स्पीकर कौमी असेंबली मखसूस नशिस्तों के मामले में पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी के माजी से इतलाक की बात कर रहे हैं। और आज कौमी असेंबली सेक्रेटरी ने जो पार्टी पोजीशन जारी की है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि इस नई पार्टी पोजीशन में कौमी असेंबली सेक्रेटरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के बजाय 23 नशिस्तों को खाली और मुतनाज़ा दिखाया गया है। बहरहाल अब ये मखसूस नशिस्तें हुकूमती जमातों को अलॉट की जाएंगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस बारे में इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। मगर इस हवाले से आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बेनतीजा खत्म हुआ और अब इलेक्शन कमीशन का अगला इजलास पीर को होगा। दूसरी तरफ अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरामीम का मामला हुकूमत और बिलखसूस नून लीग के लिए
मुसलसल सुबकी का बायस बना हुआ है। JUF के सरबराह मौलाना फजल रहमान पहले ही इन तरामीम के बारे में ये कह चुके हैं कि आईनी तरामीम पर हुकूमत का साथ देते तो वो मुल्क और कौम के साथ खयानत होती, जबकि आज उन्होंने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुजवजा आईनी तरामीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। आखिर खुदा खुदा करके एक काफ़ी उन्होंने हमें मुहैया की। जब हमें कॉफ़ी मुहैया की गई और हमारे वकला ने उसको देखा, इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस मसौदे को वोट देने से माजूर हैं। यहाँ पर हमें एक बदनीयती नज़र आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ कबूल करके भी वो अदालती ढांचा इस तरह तश्कील दे रहे थे कि मुखालिफिन की गर्दनज़दरी करे और अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करे। जब आप एक उसूल की बात भी कबूल करते हैं, अच्छी बात भी कबूल करते हैं, लेकिन अगर उसमें नीयतें ख़राब हो जाती हैं और आपसे दूसरा कहे कि आप तो ये चीज़ कर रहे हैं लेकिन इसकी जो तश्कील आप कर रहे हैं वो तश्कील नेकनीयती पर मबनी नहीं है, तो फिर भी वो काम जो है वो मकसद हासिल नहीं कर। मौलाना फजल रहमान ने तो आईनी तरामीम पर हुकूमती तजावीज़ और तरीक़ेकार को मुकम्मल मुस्तरद किया है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे मामले में हुकूमत के शाना बशाना थी। लेकिन इन तरामीम की मंजूरी में नाकामी के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इन तरामीम से मुतल्लिक वजाहतें दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इन तरामीम में बाज़ शिकें ऐसी थी जो नून लीग चाहती थी, मगर पीपल्स पार्टी की मुखालफत पर इन तजावीज़ को मुस्तवदे से हटाया गया है। जो हुकूमत की इनिशियल प्रपोजल था वो ये कि वो एज के लिए रिफॉर्म्स लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काउंटर प्रपोजल था कि नहीं, ऐसे ना करें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स लेकर आए और एज बढ़ाने के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि आप जो जजेस का एज है वो कम भी करें। अगर हम कोई एज रखते, चाहे वो 65 का हो या 67 का हो, मेरा पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक लगता। वो ऐसे लगता हम किसी को आउट रखने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को इन रखने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक इस तरमीम के हवाले से मिलिट्री ट्रायल्स के प्रपोजल था, आई वुड से विद इन द विश लिस्ट। इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स को या आर्टिकल 8 की तरमीम को अदालत की रिफॉर्म्स के साथ, वो भी जब आप एक नया इदारा कायम कर रहे हो, आप पूरा अदालती निज़ाम को ताकतवर कर रहे हो, उस वक्त ये फैसला मेरे पार्टी के लिहाज से मुनासिब नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी भी नून लीग पर कुछ ऐसी तरमीम लाने की जिम्मेदारी डाल रहे हैं जिससे अदलिया की आज़ादी समेत बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हो सकते थे। इस आईनी पैकेज पर आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात भी की है और इस मामले पर और दीगर मामलात पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तारर ने। तारर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आईनी अमेंडमेंट जो पिछले हफ्ते आप लाने की कोशिश कर रहे थे उसमें नाकामी भी हुकूमत को, इस पर ही हम बात करेंगे क्योंकि आज फजल रहमान साहब ने इस हवाले से बात की है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व सीट के हवाले से जजमेंट थी उस पर कल जो स्पीकर साहब का खत था इलेक्शन कमीशन को, उस पर भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको अंडू करने की कोशिश है। लेकिन शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो अमेंडमेंट आई है आज ऑर्डिनेंस के जरिए जिस पर दस्तखत भी कर दिए हैं, ये इसकी जरूरत क्यों पेश आई इसको अमेंड करने की? क्योंकि पीडीएम की हुकूमत में ही ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था जिसकी बड़ी तारीफ की गई थी कि सारे जो पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड थे चीफ जस्टिस के पास उसको एक कमेटी के लिए में मुंतकिल किए गए जिसमें सीनियर प्यूनियर जज भी थे और जो थर्ड मोस्ट सीनियर जज थे उनको दिए गए। क्यों तब्दील किया गया इसको? देखिए, एक तो कमेटी अपनी जगह बरकरार है और ख्याल ये था कि एक जमहूरी किस्म का प्रोसेस लाया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि चीफ जस्टिस इज वन अमंग मेनी, तो वहां पे ब्रदर जजेस का एक कॉन्सेप्ट है। तो 3 रुकनी कमेटी अपनी जगह कायम है, मगर होता ये था कि कई बार अगर थर्ड जज अवेलेबल नहीं है प्रिंसिपल सीट पे तो वो मीटिंग नहीं हो पाती थी, और जब कमेटी की मीटिंग नहीं होती थी तो केसेस की फिक्सिंग के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना, डिस्कशन करना, बेंचेस की तश्कील, उसमें ताखीर हो जाती थी। तो चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनियर जज तो अपनी जगह मौजूद हैं, मगर तीसरे जज के हवाले से ये डिस्क्रेशन चीफ जस्टिस को दिया गया है कि वक्तन फवक्तन वो दीगर जजेस में से सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज जो है वो मेंबर बना सके। और आज काजी फजीसा साहब ने बाकायदा तौर पे कमेटी को जो नोटिफाई किया है, तो हम समझते हैं कि कोई मेजर चेंज नहीं है, सिर्फ कई दफा अदम दस्तयाबी की वजह से
या बाकी मामलात की वजह से जो ताखीर होती थी उसको केटर करने के लिए थोड़ी डिस्क्रेशन दी जो गई। पहले कमेटी थी वो तो ऑब्वियसली सीनियरिटी प्रिंसिपल पे थी, इसलिए टॉप 3 जजेस थे उसमें, लेकिन आप कह रहे हैं कि तीसरे जज अवेलेबल नहीं होते थे, यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अवेलेबल नहीं होते थे, इसलिए उनकी जगह एक ऑप्शन दे दिया है कि चीफ जस्टिस अब अपनी मर्जी के जज को नामजद कर सकते हैं। देखिए, ऐसे अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई एक जज जो है वो प्रिंसिपल सीट पे अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से ताखीर भी होती थी। कई दफा जो है वो केसेस को फिक्स करने में, समाअत के लिए मुकर्रर करने में वैसे ही ताखीर का शिकार मामलात होते थे। अभी तक 63A के हवाले से भी वो केस जो रिव्यू वाला है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका। तो देखिए, कोई ना कोई आगे वे फॉरवर्ड तो बनना है कि जिसके तहत जो है ये कमेटी बनाई गई थी, केसेस जल्दी फिक्स हो। लेकिन देखिए साहब, कोई एक जज अवेलेबल ना हो, उनमें तो सीनियर पीनियर जज भी हो सकते हैं, उसमें तो चीफ जस्टिस खुद भी हो सकते हैं, जैसे कि कल कमेटी का इजलास होना था लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइजा नहीं थे। लेकिन ये ऑप्शन क्यों दिया गया है कि अगर कोई एक जज मिसिंग होगा तो वो तीसरा ही होगा और उनके ऑल्टरनेट में चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं? ये तो ऐसा लग रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी से हटाने के लिए ही किया गया है। पहले 2 जजेस के हवाले से सीनियरिटी का रूल जो है वो बरकरार रखा गया है और चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी को जिनका राइट है उनको कमेटी का मेंबर बनाया गया है, मगर तीसरे जज के हवाले से डिस्क्रेशन दी गई है चीफ जस्टिस को। तो मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें कोई हर्ज नहीं है और अगर चीजें स्मूथली आगे चलती हैं तो कमेटी अपनी जगह मौजूद है। और जहां पे ये कमेटी की कॉम्पोजिशन चेंज की गई है वहां पे ये भी अब लाजिम कर दिया गया है, जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, जो केसेस लेटर इन टाइम होंगे वो बाद में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, और कतार तोड़ के एक केस को जल्दी लाना वो मुमकिन नहीं होगा जब तक आप उसका कोई बहुत कंपेलिंग रीजन ना दे सके कि इसको समाअत के लिए जल्दी क्यों मुकर्रर किया जा रहा है। जी, वो अच्छी इस्लाहत हैं जो कि लेकर आए कि वजह भी देनी पड़ेगी, अगर 184(3) का कोई केस सुन रहे हैं तो क्यों वो जो है ह्यूमन राइट्स का इशू है या फंडामेंटल राइट्स का इशू है, तो वो वजूहत पहले बतानी पड़ेंगी। लेकिन ये जो चेंज किया गया है, क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से मुशावरत हुई इस पर? नहीं, कोई मुशावरत नहीं हुई और ये बेहतर समझा गया था कि क्योंकि स्मूथली चीजों को आगे चलना है और रुकावट ना हो, डिलेज ना हो, और ये इसीलिए ये एक्ट बनाया गया था ओरिजिनली पीडीएम दौर में, तो उसमें इंप्रूवमेंट करके प्रोसेस को मजीद स्मूथ किया गया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की जो अपनी जजमेंट थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, उसमें उन्होंने अपने जो ख्यालात, अपने जो ओपिनियन का इजहार किया था वो बड़े स्ट्रांग थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट सीजे पावर टू डिसाइड यूनिलैटरली। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली आप सीजे को इख्तियार दे रहे हैं कि वो एक जज को अपनी मर्जी से चुन सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा था, व्हेन पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन एन इंडिविजुअल डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स विद द 2 सीनियर मोस्ट जजेस देयर इज कंटिन्यूटी प्लस द सीजेस ऑफिस इज स्ट्रेंथेंड। तो वो तो खुद इसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि 2 सीनियर जजेस के साथ जब कमेटी होगी तो वो ताकतवर होगी, सीजे के ऑफिस को भी ताकतवर करेगी। लेकिन अगर आप सारे इख्तियारात सीजे को दे देंगे, जो इस केस में आप दे रहे हैं, तो फिर तो जो कॉन्सेप्ट था इस कमेटी का वही खत्म हो जाएगा ना। अब तो जो अक्सरियत है वो तो मोस्ट लाइकली चीफ जस्टिस के पास ही रहेगी। देखिए, जब एक सीनियर प्यूनी जज बीच में मौजूद है तो हम समझते हैं कि कमेटी जो अपनी जगह बरकरार है, और 3 रुकनी कमेटी पहले भी थी, 3 रुकनी कमेटी अब भी है, मगर सिर्फ चेंज ये किया गया है कि दीगर जजेस को उसमें पार्टिसिपेट करने का एक मौका दिया गया है कि जरूरी नहीं है कि थर्ड मेजॉरिटी प्रिंसिपल तो इनफेक्टिव हो गया ना। अगर चीफ जस्टिस के पास अपना भी वोट है और एक और शख्स को भी खुद नामजद कर सकते हैं, जो कि जाहिर सी बात है मोस्ट लाइकली कि हो सकता है कि वो उनको ही सपोर्ट करें फिर कमेटी में। देखिए, ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई बाहर से शख्स आ रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट है, उसी सुप्रीम कोर्ट का जज है और वो अहल है कि वो इस कमेटी में बैठ सके। तो आई थिंक वो सारी क्वालिफिकेशंस पूरी करते हैं, तो इसमें हर्ज कोई नहीं है कि अगर ग्रेटर पार्टिसिपेशन की जाए और थर्ड सीनियर मोस्ट की बजाय सबको मौका दिया जाए कि उसमें से कोई भी जो है उस कमेटी में आके बैठ सके। और अगले महीने जब काजी फाइज साहब रिटायर हो जाएंगे, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो फिर इस कमेटी के रुकन मुनीब अख्तर होंगे बतौर सीनियर प्यूनियर जज, और याहिया आफरीदी साहब जिनको होना चाहिए था उस कमेटी में, लेकिन अब वो नहीं होंगे, उनकी जगह मंसूर अली शाह साहब किसी और जज को नॉमिनेट कर सकेंगे, ऐसा ही है? देखिए, मंसूर अली शाह साहब जिसको चाहेंगे वो नॉमिनेट कर सकेंगे, तो उसमें हर्ज कोई नहीं है कि जब सीनियर प्यूनी साथ है, थर्ड जज का राइट चीफ जस्टिस को दिया गया है, तो वो जो भी चीफ जस्टिस होगा वो थर्ड जज जो है सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टिंग जजेस में से किसी को भी कमेटी पे ला सकते हैं, तो वो उनकी डिस्क्रेशन होगी। तो मैं समझता हूँ कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन है, इसमें हर्ज कोई नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होगा उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अमेंड कर देंगे कि नहीं, अब सीनियर प्यूनियर जज के मुनीब अख्तर साहब बन गए, उनको नहीं होना चाहिए इस कमेटी में, तो लिहाजा फॉर्मूला थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं कि मंसूर अली शाह साहब 2 अपनी मर्जी के जज लगा दें, या कोई और फॉर्मूला बना देते हैं? क्या ये इसी तरह तब्दील होता रहेगा, किसी को इन करना है किसी को आउट करना है उस बेसिस पर?
नहीं, ये फैसला इसलिए किया जाता है कि चीजें बगैर रुकावट के आगे चले, स्मूथली चले, डेमोक्रेटिक तरीके से चले। तो मैं ये नहीं समझता कि इसमें मजीद कोई चेंज का इम्कान है। तो एज लॉन्ग एज ये चीजें स्मूथली चल रही होंगी, केसेस जो हैं, एक आम आदमी का केस भी समाज के लिए मुकर्रर किया जा रहा होगा मेरिट के ऊपर, और जल्द जो है समाज के लिए मुकर्रर किया जा रहा होगा, पेंडेंसी कम होगी। ये तो इसलिए किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि मजीद इसमें चेंज की फिलहाल गुंजाइश नहीं है, और ना ही मैं कोई वाज़े तौर पे ये तनकीद हो रही है हुकूमत पे कि पहले आपने एक अच्छा फैसला किया, सीजे के पावर्स आपने कम कर दिए, सीजे ने खुद उसको बड़ा अप्रिशिएट किया काजी फाइज़ साहब ने। अब क्योंकि हुकूमत को लग रहा था कि शायद कमेटी उनके हक में उनके मतलब के फैसले नहीं कर रही है, इसलिए उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसको तब्दील कर दिया जाए और वापस सारे पावर सीजे को दे दिए जाए। देखिए, सारे पावर सीजे को नहीं दिए गए। 184(3) की जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया गया है। 184(3) में तहरीरी तौर पे बताना होगा कि आप क्यों समझते हैं कि ये मसला जो है ये मफाद आमा का मसला है, और उसके खिलाफ अपील का राइट दिया गया है। और ना सिर्फ ये, जो कोर्ट के अंदर कमेंट्स दिए जाते हैं, रिमार्क्स दिए जाते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट होगा, तहरीरी तौर पे अवाम को वो अवेलेबल होगा। तो मैं समझता हूँ शफाफियत के लिए, एक बैलेंस के लिए बहुत अच्छी तरमीम लाई गई है, और सिर्फ कमेटी के अंदर एक चेंज किया गया है। तो बाकी सारी तरमीम मैं समझता हूँ कि वो इन ग्रेटर पब्लिक गुड हैं, और इससे जुडिशियल प्रोसेस को, इंसाफ के निज़ाम को बहुत फायदा होगा। और कल जो नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक साहब का खत था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और ऑब्वियसली वो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसी की रोशनी में था, ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया था रिजर्व सीट्स के हवाले से, उसको अंडू करने की कोशिश है कि फौकियत अब इसको दी जाएगी इस कानून चेंज करने के बाद। ये तो आइन की बालादस्ती, पार्लियामान की बालादस्ती, कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है, वो कानून बनाएगा, वो आइन में तरमीम करेगा, ये उसका राइट है, उसका इख्तियार है। तो जब आप ऐसा करते हैं कि आप बगैर पार्लियामान के मंशा को देखें, पार्लियामान के बनाए गए कवानीन को देखे बगैर, जब आप एक ऐसा फैसला करते हैं जिसके तहत क्लॉक को रिवर्स करते हैं और कानून को नहीं देखते कि कानून इस बारे में क्या कहता है, कि आजाद उम्मीदवार जो हैं उनके पास एक टाइम लिमिट है पार्टी ज्वाइन करने की, उन्होंने एफिडेविट दिया है, अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए हैं या विद इन दैट टाइम फ्रेम वो आजाद रहे हैं तो वो आजाद ही रहेंगे, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में रहेंगे। क्लॉक रिवर्स करके जो राइट दिया गया पार्टी चेंज करने का, क्या ये पार्लियामान की बालादस्ती के ऊपर सवालिया निशान नहीं है? क्या पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को अंडरमाइन नहीं किया गया? तो मेरा ख्याल है स्पीकर ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, और वो पार्लियामान की बालादस्ती के लिए खड़े हुए हैं। और हमेशा जब भी उन्होंने पीटीआई के जो अरेस्ट थे उसके ऊपर भी जब उन्होंने स्टैंड लिया, पूरा हाउस उनके साथ खड़ा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि वो पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं, और उनका लेटर जो है वो इस मुल्क की जमहूरियत। साहब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि क्लॉक रिवर्स कर दिया, पार्लियामेंट की बालादस्ती का ख्याल नहीं रखा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंडू करने के लिए अब आप लोग एक अमेंडमेंट लेकर आ गए। लेकिन इस तरह की अमेंडमेंट बरकरार कैसे रहेगी? सुप्रीम कोर्ट तो इसको नल एंड वॉइड भी करार दे सकता है, क्योंकि जो इख्तियारात है पार्लियामेंट के वो भी लामहदूद तो नहीं है ना, वो जो भी कानून बनाएंगे और वो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकता। यहाँ तो एक क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन थी ना, कि 2017 का एक एक्ट था, उसके तहत इलेक्शंस हुए 2024 के, और उसमें एक मामले को चैलेंज किया गया, उसका फैसला भी आ गया। फिर आप कैसे क्लॉक रिवर्स कर सकते हैं इस कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके? क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिविटी का राइट पार्लियामेंट का है। रेट्रोस्पेक्टिविटी का राइट जो है वो किसी कोर्ट का नहीं है। प्रोस्पेक्टिव हो, रेट्रोस्पेक्टिव हो, पार्लियामान ये कर सकता है। और देखिए, ये कानून ना भी होता, रूल्स ऑफ प्रोसीजर मौजूद थे जो कहते थे कि आपने इस टाइम में जो है वो पार्टी ज्वाइन करनी है। अब एक शख्स एफिडेविट दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं फलां पार्टी में जाना चाहता हूँ और फलां पार्टी का मेंबर हूँ, और आप कहें नहीं आप नहीं हैं उस पार्टी के मेंबर, और आजाद उम्मीदवार जो आजाद रहना चाहते हैं आप उन्हें कहें नहीं आप भी तरीके इंसाफ के अंदर हैं। तो देखिए, पार्लियामान की बालादस्ती पे बहुत तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाकयात से कि पार्लियामान की बालादस्ती, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे हमेशा जो है वो सवालिया निशान लगाए गए हैं। और मैं समझता हूँ ये स्पीकर का बड़ा जुर्रतमंदाना, दानिशमंदाना और एक इस मुल्क में जमहूरियत को मजीद मजबूत करने के लिए एक फैसला है। तो ये फैसला करना पड़ेगा कि पार्लियामान सुप्रीम है कि नहीं है। इसका मतलब अगर अता तारर साहब, कासिम सूरी साहब रूलिंग दे दें कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गिनती होनी है वो आर्टिकल 5 अप्लाई करके पार्लियामेंट एक फैसला दे दें, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को तब्दील नहीं कर सकता क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और वो जो फैसला चाहे वो कर सकती है? नहीं, देखिए, कासिम सूरी साहब ने अगर वो फैसला करना था तो उनको आइन में अमेंडमेंट करनी पड़नी थी। वो आइन अमेंड करते कासिम सूरी साहब बैठ के मेजोरिटी के साथ, 2/3 के साथ, और कहते कि क्योंकि नो कॉन्फिडेंस आया है
हम ये समझते हैं कि नो कॉन्फ्रेंस के जमा होते हुए असेंबली तहलील जो है वो अब हो सकती है, तो हम असेंबली तहलील करने जा रहे हैं, फिर तो आपकी बात मान ली जाती, बड़ी सिंपल सी बात है। बट ऑलरेडी एक कानून, एक प्रैक्टिस मौजूद है, एफिडेविट्स मौजूद हैं, लीगल प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके, उसको पार्लियामेंट की मंशा के खिलाफ आपका ये जो कानून चेंज करना है ये कितना इफेक्टिव साबित होगा, मुझे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि रीमा उमर साहिबा माहिर कानून है, वो ये बार बार बता चुकी हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो पोस्ट इलेक्शन की बात नहीं करता है, जहां पे 3 दिन होते हैं किसी आजाद उम्मीदवार को एक पार्टी ज्वाइन करने के लिए, जिसको आपने एड्रेस भी किया अमेंडमेंट में कि एक दफा पार्टी ज्वाइन कर ली तो आप तब्दील नहीं कर सकते। रीमा उमर साहिबा ने बार बार बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को प्री इलेक्शन फेज में लेके गई है, जहां पे एक कैंडिडेट के पास वक्त होता है कि वो पार्टी वाबस्तगी जाहिर करे। तो वो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो प्री इलेक्शन बात कर रहा है। आपने जो कानून तब्दील किया है वो पोस्ट इलेक्शन बात तब्दील किया है कि एक दफा पार्टी ज्वाइन कर ली फिर नहीं आप चेंज कर सकते। तो इसका इतलाक होता है वैसे इस अमेंडमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर? देखिए, बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ 63A को एक ऐसी तशरीह दे दी जाए और हमजा शहबाज की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाए कि आप वोट कास्ट तो करेंगे मगर वो गिनती में शुमार नहीं होगा, और गिनती में शुमार होने के बावजूद कि वो गिनती में शुमार नहीं हो रहा आप डिसीट भी होंगे। यानी आपने गुनाह किया, उस गुनाह के हवाले से आपने कहा कि ये गुनाह सरजद भी नहीं हुआ मगर इसकी सजा आपको मिलेगी। एक तरफ 63A है, दूसरी तरफ इतनी नवाजिश है कि पूरी क्लॉक रिवर्स करके प्री इलेक्शन फेज में ले जाया गया है। प्री इलेक्शन फेज में कैसे जा सकते हैं? क्या ये आइन और कानून की बाउंड्स के अंदर रहते हुए ये इजाजत थी कि प्री इलेक्शन फेज में जाके एक पार्टी को इस तरह डिक्लेयर किया जाए, जबकि तमाम लीगल प्रोसेसेस, क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शंस खत्म हो चुके हुए थे? अच्छा साहब, इसके शॉर्ट ऑर्डर में इसकी वजह बताई गई है और वो वजह सिर्फ 8 मेजॉरिटी जजेस ने नहीं बताई है, जबकि जो 3 दूसरे जजेस थे जिसमें जस्टिस काजी फाइज़ साहब भी हैं। एक तो ये बताया गया कि इलेक्शन बड़े एक अजीब सर्कमस्टांसेस में हुए थे। दूसरा ये बताया गया कि जो 12 जनवरी का फैसला था सिंबल वाला, उसको इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया। काजी फाइज़ साहब ने खुद अपने फैसले में ये लिखा है कि पीटीआई एक पार्टी थी, उनको पार्टी तस्वुर करना चाहिए था, हमने उनसे सिर्फ सिंबल लिया था। तो इलेक्शन कमीशन अगर इतनी बड़ी गलती करे कि पार्टी को ही खत्म कर दे जो कि ऑर्डर में था नहीं, तो फिर क्या, कैसे फिर प्री इलेक्शन क्यों ना जाए? बेसिकली तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे उनसे गलती हुई, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की जिसका पार्लियामान में वजूद नहीं था। उस गलती को ठीक किया गया है इस ऑर्डर के जरिए। चाहिए तो ये था कि ये ऐसी पार्टी ज्वाइन करते, MWM कर लेते, कोई पार्टी और ज्वाइन कर लेते ताकि इनको रिजर्व सीट मिल जाती। इनकी गलती को लीगली उस तरह ठीक करना थ्रू एन ऑर्डर, मैं तो काजी फाइज़ ईसा साहब ने भी अपने जजमेंट में लिखा है ना कि 39 ने तो वाबस्तगी पीटीआई से जाहिर की, वो तो पीटीआई के, लेकिन आज जो नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट ने जारी किया उसमें तो 80 के 80 जो है वो सुप्रीम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दिए हैं। जी, बात फिर वही है कि पार्लियामान की सुप्रीमेसी के हवाले से, सॉवरेंटी के हवाले से ये तय करना होगा कि आया पार्लियामान को हक है कानून साजी का कि नहीं है, पार्लियामान को हक है कि वो रूल्स अपने लिए बनाए या आइन में तरमीम करे या नहीं है, या ये दीवार के उस पार है। इस चीज का वंस एंड फॉर ऑल फैसला कर देना होगा, फिर जिसका इख्तियार है वो उसको एक्सरसाइज करे। सही। अता साहब, इसके अलावा जो आईनी तरमीम का मामला है, हुकूमत के एंड से ये प्रोसेस जारी रहेगा? क्योंकि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि अब बिलावल भुट्टो साहब का यानी कि पीपल्स पार्टी साहब का पीपल्स पार्टी का एक मसवदा है, एक हमारा है, उस पर हम बात करें, तो क्या हुकूमत इस पूरे प्रोसेस से ही आउट हो गई है? मौलाना की आज जो प्रेस टॉक थी बड़ी मुस्बत थी और मुझे उसमें बहुत उम्मीद की किरण नजर आई है कि जब उन्होंने ये कहा कि एक मुसवदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तैयार कर रहे हैं, एक GUIF कर रही है और उनकी आपस में डिस्कशन होगी, तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब बड़ा अच्छा कर रहे हैं जो उन्होंने मौलाना को इसमें एंगेज किया हुआ है और वो मौलाना के साथ शेख बाय शेख इस पे डिस्कशन करेंगे। तो आज मुझे काफी इसमें होप नजर आई है तो कि हुकूमत का है इसमें सबसे ज्यादा नशिस्तें आपकी हैं, हुकूमत में आप हैं, क्या हुकूमत पे ट्रस्ट ही नहीं है मौलाना को और पीपल्स पार्टी को भी ट्रस्ट नहीं है? क्या मामला हुआ है ये? नहीं, देखिए, बिलावल साहब कोई अलहदा तो नहीं है और बिलावल साहब को कोई ऑपोजिशन में तो नहीं बैठे हुए, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए हैं। तो बिलावल साहब जब जाते हैं या बात करते हैं तो वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ही बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल साहब अगर एंगेज करें बड़ा अच्छा है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बड़ा अच्छा है। तो अच्छी बात है कि मौलाना और बिलावल साहब जो हैं वो किसी नतीजे पर पहुंचे और हुकूमत तो फिर जो भी इस पे उनका कंसेंसस होगा उस पे अपनी राय से भी आगाह करेंगे। आप शायद मसरूफ आदमी, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं बड़ी मुस्बत बात आपको नजर आई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि हमें हुकूमत की तरफ से पहले तो इब्तिदा में मुसवदा नहीं मिल रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से मुसवदा दिया
और फिर मुसवदा जो हमें दिया उसमें फ़र्क था, जो बातें हमसे की जा रही थी। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि गालिब इम्कान है कि हमें जो मुसवदा दिया वो मुख्तलिफ है, पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ है। फिर ये कहा कि ये सिर्फ तरमीम हुकूमत इसलिए लाना चाहती थी ताकि अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करे। अब इसमें से कौन सी बात आपको मुस्बत लगी? आप पे वो तनकीद भी कर रहे हैं। मैंने क्योंकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े गौर से सुनी जी। दो चीजें मुस्बत लगी। एक तो उन्होंने जो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वाले मामले पे आगे हेडवे बन सकता है, और दूसरा ये विलिंगनेस कि वो मुसवदा तैयार कर रहे हैं मौलाना, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे फुल स्टॉप नहीं लगा। 26वीं आईनी तरमीम जो है उस पे आगे मामला चल रहे हैं, मुसवदा बिलावल साहब भी तैयार कर रहे हैं, मौलाना भी तैयार कर रहे हैं। ये मामला खत्म नहीं हुआ, ये आगे बढ़ रहा है, इंगेजमेंट है, डायलॉग का प्रोसेस है, आपस में गुफ्तगू शनीद हो रही है, कंसल्टेशन हो रही है, और किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचा जाएगा। अगर मौलाना आज ये कह देते कि ये मामला हमारे लिए क्लोज चैप्टर है, हम आगे इस पे बात ही नहीं करना चाहते, फिर और बात थी। लेकिन अता साहब, इसमें बिलावल साहब ने भी अपने मुख्तलिफ 2 इंटरव्यूज में कहा, एक तो हम देख रहे हैं कि जब से ये तरमीम पेश नहीं की गई उसके बाद से बिलावल साहब आ रहे हैं, अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं आईनी अदालतों के हक में हूं और क्यों हूं। हुकूमत गायब है, लॉ मिनिस्टर साहब जो कि मेन इसके आर्किटेक्ट हैं मुसवदे के, होपफुली वो गायब हैं, कोई बात नहीं कर रहा, आपकी पार्टी क़यादत बात नहीं कर रही। इसकी वजह क्या है? क्योंकि बिलावल साहब तो ये भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 8 में तरमीम चाहती थी हुकूमत, जो कि इंसानी हकूक के हवाले से है, हमने नहीं होने दी। आप एज स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक चाहते थे मामला, बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमने रोका कि ये ना करें। मुझे तो हैरानगी है शहजाद साहब कि आपकी नजरों से, आप तो इतने माशाल्लाह बड़े जहां दीदा सहाफी हैं, आपकी नजरों से पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास कैसे मिस हो गया, या आपकी नजर से वो क्यों नहीं गुजरा, जहां पे लॉ मिनिस्टर ने एज अ मेंबर ऑफ द बार पाकिस्तान की तमाम इलेक्टेड बार्स के रेप्स को बिठा के इसके ऊपर जो है वो कंसल्टेशन की। मीडिया से एंगेजमेंट नहीं कर रहे ना, मीडिया अप्रोच भी कर रहा है, बातचीत भी करने की कोशिश कर रहा है कि क्या मुसवदा था, आपके पॉइंट्स क्या थे, उस पर बिलावल साहब भी आके अपना नुक्ता नजर दे रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले काफी दिनों से। मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से बहुत गुंजाइश मौजूद है और इस पे काफी इत्तेफाक राय पाया जाता है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान JCP के हवाले से भी काफी जो है उस पे कंसेंसस मौजूद है, बस आगे उसकी ट्वीकिंग होनी है। और हम समझते हैं अच्छी बात है कि ये प्रोसेस आगे चले, इस पे डिस्कशन हो, कंसल्टेशन जो है वो कंसेंसस तक पहुंचे और ये मामलात जो है ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास करवाई जाए। एक तो आईनी अदालत के हवाले से जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है उस पर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो उसको एक तरफ रहने दें। जो फॉर्मेशन है उसके तरीकेकार भी बड़ा अजीब था। एक तो ये कहा गया कि जो फर्स्ट चीफ जस्टिस है आईनी अदालत का वो प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे, फिर ये कहा गया कि जो बाद में भी लगेंगे जजेस मुकर्रर होंगे वो पार्टी जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी रिप्रेजेंटेशन से होंगे, यानी कि ट्रेजरी के पास तो हमेशा ज़्यादा ही नंबर होते हैं। तो इसमें कोई ऐसा कॉम्पोजिशन नहीं था इस कमेटी का जैसे कि ECP के मेंबरान के लिए है कि आधे ऑपोजिशन है आधे हुकूमत में है, या नैब चेयरमैन के लिए होता है कि आधे हुकूमत के अरकान हैं आधे ऑपोजिशन के। यहाँ तो सारे इख्तियार ट्रेजरी ने अपने पास रखे हुए थे। देखिए, जैसा मैंने कहा कि इस पर डिस्कशन चल रही है, बातचीत चल रही है, ड्राफ्ट अपनी जगह मौजूद है हर पार्टी के, तो कोशिश की जाएगी कि एक रीजनेबल हल इसका निकाला जाए और एक ऐसा हल निकाला जाए जो सबको काबिल कबूल हो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें काफी उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला ये तरमीम जो है एक अच्छी शक्ल में जो है वो सामने आएगी। एक आखिरी सवाल अता तारड़ साहब, आपका काफी वक्त ले लिया हमने, आप मुझे पता है आप मसरूफ थे। कल भी आपने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, मस्बत इशारे मिल रहे हैं, IMF प्रोग्राम हो चुका है। सब सवाल ये कर रहे हैं कि अगर मईशत स्टेबल हो रही है, जो आप कहते हैं हमारा नंबर 1 चैलेंज है, तो इस वक्त आप लोग ऐसी कानून साजी क्यों कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जिससे बाजार ये लग रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट को हेड ऑन लेना चाह रहे हैं। ये करेंगे सियासी जो इंस्टेबिलिटी है मजीद बढ़ेगी, जो आपके बेनिफिट्स हैं, जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे जाके, वो ज़्यादा हमें वल्नरेबल नज़र आएंगे। इस्तेकाम की तरफ अगर मईशत जा रही है तो फिर उसी तरफ फोकस करें। कहीं PTI की तरह आप भी तो ये नहीं कर रहे 2019 में जैसे वो प्लान कर रहे थे कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, जब हम अगले इलेक्शन में जाएंगे तो उस वक्त कौन किस पोजीशन पे होगा। उस चक्कर में वो तो 3.5 साल में हुकूमत चली गई। आपका भी फोकस लगता है कि उन चीज़ों पर बजाय इसके गवर्नेंस के मामला पर आप फोकस करें। देखिए, गवर्नेंस के मामलात की जहां तक बात है, इन्फ्लेशन का सिंगल डिजिट में आना 9.6 पे, एक्सपोर्ट्स का 14% ऊपर चले जाना, रेमिटेंसेस का बढ़ना, IT एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, पॉलिसी रेट नीचे जाना 2% से, तमाम मुस्बत इशारे हैं। फिच की रेटिंग्स हो, मूडीज की रेटिंग्स हो, इकॉनमी बहुत इंप्रूव करी। आज ही चाइना का एक वक्त आया, वजीर आजम को मिला और उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह ताला तकरीबन $7 अरब की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में करने जा रहे हैं। वो टेक्सटाइल पार्क्स के हवाले से वो 2 जगह पे सिंध और पंजाब में टेक्सटाइल पार्क्स खोल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़े मुस्बत इशारे हैं, मगर पार्लियामान की जो एक सॉवरेंटी सुप्रेमेसी है वो इस्टेब्लिश होना होगी।
वरना फिर आइन अमेंड करें और कह दें कि जी पार्लियामेंट को कोई राइट नहीं है, पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है। और जो होता आया है कि 63A की तशरीह अपनी मर्जी की, किसी भी कानून की तशरीह अपनी मर्जी की, और पार्लियामान को एक रबर स्टैंप तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो पार्लियामान मजबूत होगा, जमहूरियत मजबूत होगी तो इकॉनमी आज फजल रहमान साहब ने भी कहा पार्लियामान मजबूत करें, बेशक करें, लेकिन जो इदारों में एक बैलेंस है वो क्रिएट रखें। आप अदलिया को कमजोर कर रहे हैं, ये बात भी उन्होंने आज की। सुप्रीम कोर्ट को आप बिल्कुल गैर फाल कर देंगे अगर, तो उससे क्या फायदा होगा? और फिर ऐसा खतरा क्या है इस वक्त, जुडिशरी से खतरा क्या है तरीके इस वक्त आपकी हुकूमत को, जिस वजह से इतने होलसम चेंजेस करें वो भी खुफिया अंदाज में? नहीं, मुझे खुफिया अंदाज कोई नहीं, हम तो हर चीज ओपनली आके बताते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स हो, कोई भी चीज हो। देखिए, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर हर एक का अपना काम है। मुझे ये बताइए आइन में कहाँ लिखा है कि सब्जी का रेट जो है वो अदालतें तय करेंगी? मुझे आप बता दें कि जी ये लिखा है कि ये सब्जी का रेट जो है ये अदालतें तय करेंगी, और जो आम आदमी है जो कत्ल के मुकदमे में बेगुनाह अंदर है उसका केस 18 साल बाद डिसाइड होगा, और कोई पेंडेंसी का सिस्टम नहीं है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं है। देखिए, कभी ना कभी इस पे बात होना होगी। लेकिन इस जुडिशरी के हवाले से ये तनकीद नहीं हो सकती ना, उन्होंने प्याज टमाटर के रेट किए हैं या जुडिशल एक्टिविज्म दिखाया है, इस जुडिशरी के हवाले से कहाँ ये तनकीद हो सकती है कि ये रेट तय कर रहे हैं या कोई गवर्नेंस के मामले में मुदाखलत कर रहे हैं या जुडिशल एक्टिविज्म दिखा रहे हैं? हमेशा होता है, जिसका दिल करता है शहजाद साहब वो डैम बनाना शुरू कर देता है। मुझे बताएं ना, किधर गया डैम, और डैम फंड किधर गया? किसी ने पूछा इस मुल्क के अंदर कि इतना बड़ा मजाक किया गया, भाई आपका काम है डैम बनाना? क्या डैम बनाना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो आपका ज़ैली इदारा है? सही, जो आए रोज कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर आता है। देखिए, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के अपने फंक्शंस हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं ऑब्जर्व होगी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं ऑब्जर्व होगी, तो इस मुल्क के अंदर हमेशा कियोस और एनार्की रहेगी और कंफ्यूजन रहेगी, और इसको अब सेटल करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अता तारा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से हमने गुफ्तगू की। ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की है, इस पर हम मजीद बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की गई है ऑर्डिनेंस के जरिए, और इसका इतलाक भी हुआ है क्योंकि खासतौर पर सेक्शन 2 में जो कमेटी है बेंच फॉर्मेशन के हवाले से, उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें तब्दीली की गई है। पहले सीनियर पीनियर जज के साथ थर्ड मोस्ट सीनियर जज भी होते थे और चीफ जस्टिस ऑब्वियसली थे उस कमेटी में। अब ये कहा गया है कि जो सीनियर पीनियर जज हैं और चीफ जस्टिस हैं वो तो होंगे, जो तीसरे जज होंगे वो चीफ जस्टिस की स्वाबदीद पे नामजद किए जाएंगे। और आज जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने अमीरुद्दीन खान को इस कमेटी में नामजद भी कर दिया है। इसकी जरूरत क्यों पेश आई है? क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि जो तीसरे जज हैं अगर वो एब्सेंट हो जाते थे तो ताखीर हो जाती थी, अब उनकी जगह कोई और जज आ जाएगा। जी बिल्कुल। अब ये देखिए कि जो मखसूस नशिस्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ही ये कहता है कि अगर रिव्यू आ जाए तो फिर वो 14 दिन में एक दफ़ा लगाना ज़रूरी है। अब ये मैं मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से आपको बात कर रहा हूँ कि अभी अदालती छुट्टियाँ नहीं हुई थी, फैसला आ गया हुआ था, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जो भी मुतासिर फरीक थे उन्होंने रिव्यू दाखिल किया। रिव्यू जो है जजेस कमेटी के सामने लगा और अभी छुट्टियाँ नहीं हुई थी, और वहाँ पे जो है वो 2 जज साहबान ने कहा, कानून ये कहता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 14 दिन के अंदर रिव्यू एक मरतबा लगना लाजमी है, लेकिन वहाँ कहा गया कि क्योंकि रूल्स के तहत सुप्रीम कोर्ट के छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो लिहाजा छुट्टियों में नहीं लगाया जाएगा, और फिर डिटेल रीजनिंग भी नहीं आई। अब भी मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से जो है वो मेरे ख्याल 60 से ज़्यादा दिन गुजर, 2 माह से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन तफसीली फैसला नहीं आया। एक कंट्रोवर्सी ये भी चल रही है सोशल मीडिया पे, मैं खास तौर पे देख रहा हूँ कुछ तहरीक इंसाफ के लोग भी कर रहे हैं कि क्योंकि कल इस कमेटी का इजलास होना था और ऑब्वियसली उसमें टॉप 3 जजेस बैठते, लेकिन काजी साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से वो इजलास नहीं हो सका, क्योंकि ये शायद इन डिस्कशन था या ये खबर आ चुकी थी कि हुकूमत जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अमेंड कर रही है, और आज अमेंड हो गया और नई कमेटी भी तश्कील दे दी गई। इसको एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर भी देखा जा रहा है कि ये शायद जो है एक डिस्कशन के बाद, चीफ जस्टिस से डिस्कशन के बाद हुकूमत ने यह फैसला किया है। अब ये देखें ना, आपने सोशल मीडिया का भी हवाला दिया और फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का भी हवाला दिया गया। आप और मैं तो सहाफ़ी हैं, हक़ाइक़ हमारे सामने क्या है? हमारे सामने हक़ाइक़ ये हैं कि ये जो हमारे ज़राए के मुताबिक था, ये भी कहा गया था कि ये मुकदमात जो हैं वो अगले हफ्ते हम देखेंगे, एक जज साहब ने ये कहा। तो अब जो फैक्ट की सूरत में हमारे सामने है वो तो ये ऑर्डिनेंस है, और ऑर्डिनेंस का इख्तियार जो है आइन के आर्टिकल 89 के तहत ही है, और पार्लियामेंट का यही कानून था
कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे बंदयाल साहब, उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया था बिल बनने से पहले ही। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्किंग जब मुतासिर हो रही है, अब ये इख्तियार जो है ये किसी की एक की जात में नहीं, चीफ जस्टिस के ओहदे के अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग को तो स्मूथ बनाया जाए और इसके बाद जो बेंच बनेंगे वो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आपके तजर्बे की रोशनी में अगले माह जब रिटायर हो जाएंगे काजी फाइजा साहब और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, सीनियर प्यूनर जज मुनीब अख्तर साहब होंगे, तो क्या हुकूमत दोबारा इस कमेटी की जो फॉर्मेशन है उसको तब्दील करेगी? देखें, हुकूमत और ऑर्डिनेंस, अब ये मुझे तो ये अब हुकूमत के ऊपर है ना, ये भी तो हो सकता है ना। अब देखें कि बगैर नोटिस किए अगर हम सुप्रीम कोर्ट फैसले जारी करने शुरू कर देते हैं, वो भी एक अनॉमली तो है ना। जबकि वो 25 जुलाई को सीएमए आई हुई और सीएमए के ऊपर जो है वो नोटिस जारी किए बगैर फैसले आने शुरू हो जाएं, ये भी एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट आपके सामने है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आइंदा जब ये जज साहिबान बनेंगे तो फिर ये बगैर किसी नोटिस के किसी भी पिटीशन के ऊपर चैम्बर से फैसले दे दिया करेंगे। तो ये तो एक ऐसी अजीब सी बात है, ये ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसका ना मेरे पास जवाब है ना आपके पास जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल लाहौर में जलसा करने जा रही है, एनओसी उनको मिल गया है। आज सुबह तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि उनको लाहौर में जलसा करने का एनओसी जारी किया जाए, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को यह इख्तियार दिया था कि वो इस जलसे के हवाले से फैसला करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश थी कि वो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर जलसा करें, वहां की इजाजत और एनओसी तहरीक इंसाफ को नहीं मिला है, लेकिन कहाना के करीब कसूर रोड पर अब जलसा का दिया गया है तहरीक इंसाफ को जलसा करने के लिए। मजीद क्या तफसीलात हैं, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या इरादा है, उस पर हम बात करेंगे और उसके लिए मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने। वकास अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 21 तारीख को जलसे का ऐलान किया था तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश थी कि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में ये जलसा होता, लेकिन वहां की इजाजत नहीं मिली है। इजाजत आपको मिली है कहाना कसूर रोड पर, और आज लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो फैसला करें कि क्या तहरीक इंसाफ का जलसा होगा या नहीं होगा। तो जलसे की इजाजत तो आपको मिल गई है, मशरूत मुतमईन है जो वेन्यू दिया गया है? देखिए सर, अभी कुछ देर पहले ये एनओसी हमारे पास आया है, लीगल टीम ने हमें भिजवाया है। अभी विल हैव अ मीटिंग विद इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स एंड देन उसके ऊपर फिर हम डिलिबरेट करेंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि एनओसी का होना किसी भी जगह के लिए वो बेहतर है रादर देन कि हम किसी ऐसी जगह पे करें। बट ये जो क़यादत फैसला करेगी, अगर क़यादत फैसला करती है कि हमने वही मीनार पाकिस्तान पे जाना है तो फिर एनओसी और नो एनओसी फिर ये मैटर नहीं करता। बट एनओसी आया है, हम थोड़ी देर बाद इस पे मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, चंद मिनटों में ही इस पे डिसीजन आ जाएगा जी हमारी तरफ से कि हमें ये एक्सेप्टेबल है। ये आज ये बानी पीटीआई का भी एक मैसेज था कि अगर जलसे की इजाजत नहीं दी गई, एनओसी नहीं दिया गया, तो फिर जलसे को हम एहतजाज में तब्दील कर देंगे। लेकिन अब अगर डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दे दी है तो फिर इसका मतलब ये जलसा ही होगा और जलसे के जो एसओपीज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉलो करेगी, यानी कि जो रूट होगा, जो टाइमिंग होंगे और किस किस इंशाल्लाह जी। देखें आपको अगर इस्लामाबाद वाला जलसा याद हो तो हमने तो हमेशा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ये बताते हैं, एसओपीज बताते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। बट शहजाद, प्रॉब्लम ये है ना कि ये बड़े ही, क्या मैं कहूँ कि बेहयाई करते हैं कई दफा। ये आपको एनओसी देने के बाद साथ ही आपके रास्ते बंद कर देते हैं, कंटेनर्स लगा देते हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टाइम दिया हुआ है जलसा खत्म होने का वो पूरा हो। हम पिछला जलसा 7 बजे खत्म कर लेते संजानी वाला। अगर इन्होंने पंजाब की एंट्रेंस 26 नंबर पे और इन्होंने अगर वो ब्लॉक ना किया होता केपीके वाली साइड पे और वहाँ चीफ मिनिस्टर को पैदल ना आना पड़ता और केपीके वालों को और इधर से पंजाब वालों को, तो वो अगर ये रुकावटें भी साथ दूर करें ना, ये तमाशा करते हैं, साथ एनओसी दे देते हैं और साथ ये रास्ते बंद कर देते हैं, तो फिर उसकी वजह से मसाइल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर ये एनओसी दे रहे हैं और फिर ये रुकावटें, ये जो ब्लॉकेड्स हैं, जहाँ ये जो पिकेट्स लगाई हुई है या जो कंटेनर्स खड़े किए हुए हैं, ये हटा दें तो जलसा टाइम के ऊपर खत्म हो जाएगा, तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सही। और अभी भी तहरीक इंसाफ का तो ज्यादा दावा है कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है। जो पुलिस दावा कर रही है कि तकरीबन 100 के करीब तहरीक इंसाफ के लोगों को नजरबंद किया गया है, ये क्या मामला है? सर, हर जिले में, पंजाब का मैं आपको बता सकता हूँ, आप ये देख लें कि 2 दिन पहले हमारे पार्लियामेंट्री लीडर को पंजाब असेंबली के पकड़ा गया, फिर रिलीज कर दिया गया।
हमारे MPs के घर छापे मारे गए। मेरे पास वीडियोस मौजूद है सरगोदा की, खानेवाल की, झंग की, मुल्तान की, आगे पीछे पूरे पंजाब के हर MPA जो उनको थोड़ा एक्टिव नजर आए उधर रेड्स की गई है। हमारे वर्कर्स जो है वो उठाए गए हैं। लाहौर के अंदर डिटेंशन ऑर्डर्स दिए गए हैं। शेख साहब, आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ अजला में आपके लोगों को नजरबंद भी किया गया है, अरेस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन IG पंजाब ने आज ये अदालत में कहा है कि किसी कारकुन को, PTI के रहनुमा को, कारकुन को हरासा नहीं किया जा रहा है। ये अदालत में बयान दिया उन्होंने आज। अच्छा, मुझे नहीं पता हरासमेंट क्या होती है। जब आप किसी के घर जाते हैं, एक सियासी लीडर के, MPA के, MNA के या किसी जमात के ओहदेदार के, और उसके दरवाजे खटखटाते हैं और वहां से उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनके डेरों में चले जाते हैं, अगर IG साहब की लीगल तालीम के मुताबिक वो हैरेसमेंट नहीं है तो मैं नहीं समझता कि फिर मैं अब क्या कह सकता हूँ। अगर आप लड़कों को, 80 लड़कों को यूथ के उठा लेते हैं और उठा के डिटेंशन ऑर्डर्स में अंदर डाल लेते हैं फॉर नो रीजन, जस्ट बिकॉज वो जलसे के अंदर चीजों को मोबिलाइज ना कर सके, तो अगर ये हैरेसमेंट नहीं है शहजाद भाई तो फिर और क्या हैरेसमेंट है? तो IG की अंग्रेजी कौन सिद्धि करे या कॉन्सेप्ट कौन सिद्धि करे? मैं तो कुछ नहीं कह सकता। और ये बताइएगा शेख साहब कि क्या ये अब एक्सपेक्टेड है कि पंजाब की जो आवाम है वो निकलेगी, आपके जो कारकुनान है, सपोर्टर्स, वो निकलेंगे बड़ी तादाद में? क्योंकि जो इस्लामाबाद का जलसा था उसमें जो मेजॉरिटी, जो सबसे बड़ा काफिला था, वो अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे खैबर पख्तूनख्वा से। तो इस मरतबा क्या सूरत हाल होगी? अली अमीन काफिले के साथ का काफिला वहां पहुंचा, उससे सजा हुआ था, वो पंजाबियों से और पंजाब से आने वाले बाकी लोगों से था। आपके ज़हन में होगा पंजाब बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंचा था और ये पंजाब का अपना जलसा है। सख्त रुकावटों के बावजूद मैंने जिन रुकावटों का जिक्र किया है, ट्रांसपोर्टर से लिखवाया है। और शेख साहब, जब इस्लामाबाद में जलसा था तो वहां पे एक मामला ये भी बना आपको मिल गई, लेकिन बाज तकारीर जिसमें अली अमीन गंडापुर की तकरीर भी थी, साफियों के हवाले से जो कहा उस पर बड़ी तनकीद हुई, और साथ में रियासत मुखालिफ जो तकरीर थी उसके बाद आपने देखा कि कैसा क्रैकडाउन हुआ, आपके खिलाफ मुकदमा बना, आपके साथियों के खिलाफ बना, पार्लियामेंट से आप लोगों को अरेस्ट किया गया, ये सारा मामला हुआ। तो इस मरतबा एहतियात करेंगे? रियासत मुखालिफ तकारीर जो कि बाकायदा SOP का हिस्सा भी है, जो जलसे में दी जाती हैं, नहीं होंगी? सर, मैं तो ये समझता हूँ कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत के खिलाफ है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा खुदा न खासा एंटी स्टेट या इस किस्म का कोई बयानिया रखती है। चीजें होती हैं, इवेंट्स होते हैं। रख लें इसको। जी सर सुन लें। जी। सर मैं आपको बताता हूँ, आप भाई हैं शहजाद भाई, देखिए इवेंट्स होते हैं और हम और आप इंसान हैं। वो इवेंट्स आपको हर्ट करते हैं, वो इवेंट्स आप में एग्रेशन पैदा करते हैं, वो इवेंट्स कई दफा आपको आपकी यूजुअल सेल्फ से हट के बातें करने पे जो है वो मजबूर करते हैं। जब आप लोगों को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, तो फिर लोग अपना दुख बयान करते हैं। उस दुख को आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट लेना चाहते हैं, उस दुख को आप कोई भी अंग्रेजी का लफ्ज, उर्दू का लफ्ज देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं किसी भी इनडिसेंट तकरीर के हक में नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि किसी तकरीर में कोई इखलाक से गिरी हुई बात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टीज ऐसी फस्तायत का मुकाबला कर रही हों, जैसे आपने देखा, हमने देखा, यानी कि और तो और शहजाद साहब याद रखिया जी, पार्लियामेंट के अंदर से MNA अगवा कर लिए गए। ये एक बैनुल अक़वामी वाक़या हुआ है। मार्शल के अदवार में भी ऐसा काम नहीं हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस पार्टी के MNAs एक जलसे के पर्चे के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर से नकाब को अगवा करके ले जाते हैं, तुसी फिर उन्होंने कहते हो कि नहीं तुसी ठंडे भी रहो, तुसी फिर उन्होंने को तवक्को करते हो भी तुसी गल भी ना करो, तुसी अपने मुंह भी सी लो। इस तरह तो नहीं होता ना। आप किसी को छेड़ते हैं तो कोई बोलता है ना, आप किसी को तंग करते हैं तो लोग मजबूर होते हैं ना चीखने चिल्लाने के ऊपर। सही। और शेख वकास साहब, आपने उस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस पूरा वो वाकया बताया कि किस तरीके से लाइटें बंद की गई और फिर लोग आए और आप लोगों को लेके गए वहां से, ये पूरा किस्सा आपने सुनाया। आपने इसमें गिला भी किया उस वक्त स्पीकर से, याद सादिक साहब से, और आप लोगों ने और आप शेर मरवत साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि बाद में उन्होंने आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए। लेकिन अब कल एक और जो है लेटर जारी किया है स्पीकर याद सादिक साहब ने, और उन्होंने कहा है कि क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें ये पार्लियामेंट तरमीम कर चुका है तो उसको फौकियत दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो पीछे रह जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 39 तो है ही तहरीक इंसाफ के, बाकी 41 भी अगर अपना बयान हल्फी जमा करवा दें और पार्टी इंडोर्स कर दे तो वो 41 भी तहरीक इंसाफ के करार दिए जाएंगे। और उस हवाले से भी
एक इजाफी जो है ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का पिछले हफ्ते आया था। लेकिन अय्याज सादिक साहब की रूलिंग के बाद आज कौमी असेंबली सेक्रेटरीट ने जो 80 अरकान है उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डिक्लेयर कर दिया है। मंडे को इलेक्शन कमीशन का दोबारा इजलास होगा और मोस्ट लाइकली यही है कि जो सीट्स है रिजर्व सीट्स वो वापस मिल जाएंगी हुकूमती इत्तेहाद को। अय्याज सादिक साहब बड़े हिम्मत वाले आदमी हैं, वो कि उनका इख्तियार इतना ही है कि उनसे राब्ते में रहने के बावजूद रात 2 बजे तक वो अपने जिस हाउस के कस्टोडियन है उस हाउस के अपोजिशन के MNAs के लिए नोज लॉबी अपोजिशन लीडर का चैम्बर नहीं खुलवा सकते। मगर अब क्योंकि आईनी तरमीम के हवाले से इनको मुंह की खानी पड़ी, तो अब ये मतलब अजीब व गरीब और गंदे किस्म के हथकंडों के ऊपर ये सारी हुकूमत उतर आई है कि अब ये इस तरह का लेजिस्लेशन का सहारा लेते हुए ये अपनी स्पेशल सीट बढ़ा के अपना को नंबर पूरा करना चाहते हैं। पहले भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो ये जो अब इन्होंने नया काम किया है इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आइन की तशरीह जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो करती है, तो वो आपे करड़ गए थे चैलेंज हो जाएगा जी, उठ जाएगा ये पल्ले की है इस किस्म के फजूल अहकामात जेडे ने पल्ले कुछ नहीं है। देखिए शेख साहब, ये मामला जाता हुआ कहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला दिया, उस पर वजाहत करके ये भी कह दिया कि तमाम 41 लोग भी अब तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो फिर इलेक्शन कमीशन ने करनी है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म तो नहीं है ना कि खुद मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट बुला के इन पे कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करें या इन पे कोई ऐसी प्रोसीडिंग करें। ये मतलब है कि ये क्यों पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से लड़ रहे हैं, सिर्फ इन पे इस फसाई हुकूमत का हाथ है, उस हाथ से ये ताकत डिराइव करते हुए ये इन इदारों को इन सब ने मतलब है अल्लाह को भी जान देनी है और उसके बाद यहाँ से रिटायरमेंट के बाद अपनी कौम और अपने बच्चों को भी मुंह दिखाना है। मुझे नहीं पता कि इस मुल्क के इदारों के साथ क्या करना चाह रहे हैं, क्यों इस मुल्क के इदारों को तबाह करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इनको देखें, हम तो कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, हम अदालत में जाएंगे इनकी हर बदमाशी के खिलाफ और अदालत फैसला देगी और मैं ये समझता हूँ कि ये खत्म हो जाएगा, ये तमाशा नहीं चलेगा ज्यादा देर तक। वैसे आपको लगता है शेख साहब कि ये सीट्स आपको मिल सकेंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो तो इदारों का ही है ना, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं करवा सकती, आपको ये मिलेंगी या बिल आखिर यही होगा जो हुकूमत ने फैसला किया, जो स्पीकर ने किया, जो ECP ने किया, उसी पर अमल दरामद होगा? मैं तो ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट से हमें हमेशा हक इंसाफ की उम्मीद रही है और हमें कहीं ना कहीं इंसाफ हमें मिलता ही रहा है और ये हमारा हक है और हम अपना हक किसी को नहीं देंगे। जो डाका इन्होंने पहले मार लिया 8 फरवरी को वो मार लिया 47 फॉर्म के हवाले से, अब हम लड़ेंगे जी, जहां तक हम लड़ सके कानूनी लड़ाई जहां तक कर सके वहां करेंगे। ये हमें क्यों मजबूर करते हैं कि हम अदालतों से बाहर निकल के इनके साथ लड़ें। इन्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इनको एक ऐसी अपोजिशन मिली है जो हर काम पे अदालतों में जाती है, अदालत से इमदाद मांगती है। आपके नॉलेज में ये है ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद उनको फिर तौहीन अदालत केस में भी बुला ले इलेक्शन कमीशन को, लेकिन आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो एक्ट था उसमें भी एक तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें तरमीम कर दी गई है और मुनीब अख्तर साहब अब उस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे जो 3 रुकनी कमेटी थी जिसमें चीफ जस्टिस समेत सीनियर 2 और जजेस होते थे, तो मुनीब अख्तर साहब को उन्होंने है ना, और आज एक नई कमेटी बन गई। इन्हें क्या तकलीफ है मुनीब अख्तर से? मेलाफाइडी है ना सर, क्या तकलीफ है मुनीब अख्तर से? हर किसी का मेरी मर्जी का जज हो, मेरी मर्जी का बंदा फलाने बेंच बवे, मेरी मर्जी का बंदा फलानी कमेटी है, बस करो यार। ये मुल्क जो है ठीक है, तुमने अवामी मैंडेट पे डाका मार के तुम लोग यहाँ तुम्हें बिठा दिया गया है, बस करो। आप ये कितनी चोरी चकारी पे लगे रहोगे और कब तक लगे रहोगे? खत्म करो इस मामले को। क्यों अपना तमाशा, पूरे मुल्क का तमाशा बनवा दिया इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर। ये फिर मुंह चुक के जानते ने इदारे हैं इस बार कॉन्फ्रेंस अटेंड कर बेइज्जत और जलील होके उत्थे आते लोग मजाक उड़ाते हैं। ये अपना मजाक उड़ा इन्हों का की है। कल कोई हुकूमत उलट जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये बैग चुकणगे तो निकल जाएंगे, दफा हो जाएंगे, जाके किसी मुल्क तो बाहर बह जाएंगे। एक बात जो आपने की कि ये सारा इसलिए किया जा रहा है रिजर्व सीट का मामला ताकि उनके पास नंबर्स पूरे हो जाएं। कौमी असेंबली में तो हो जाएंगे पूरे, सेनेट में अभी भी JUIF की जरूरत होगी जिनके 5 सेनेटर्स हैं। और आज अब से कुछ देर पहले फजल रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जो मुजवजा आईनी तरमीम का मकसद था वो हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था, तो वो तो इस वक्त तक नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं कि हमें जो डॉक्यूमेंट भी दिया गया वो मुख्तलिफ था, उसमें फ़र्क था। लेकिन आपको लगता है कि फजल रहमान साहब की पोजीशन ये बरकरार रहेगी, या क्योंकि अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से एंगेज कर रहे हैं, अपना एक आईनी तरमीम का ड्राफ्ट लेके आना चाहते हैं, तो उसके बाद ये आईनी तरमीम हो जाएगी या चैप्टर क्लोज है आपके ख्याल में? ये देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, और अभी तक जितनी एंगेजमेंट हमारी मौलाना के साथ रही है इस तरमीम के हवाले से वो बड़ी पॉजिटिव रही है और मौलाना स्टूड हिज ग्राउंड। वो जो कमेटी है उसके अंदर बिलावल साहब वांटेड टू बी चीकी
विद मौलाना साहब एक दो इश्यूज के ऊपर जहाँ बड़े अनईजी हुए, मगर सब्र था मौलाना साहब का कि उन्होंने उसको बड़े हवाले से टैकल किया। मगर मैं ये समझता हूँ कि वी आर ऑप्टिमिस्टिक, वी आर पॉजिटिव दैट मौलाना विल होल्ड हिज ग्राउंड। बाकी सर अल्लाह की ज़ात पड़ी है, मेरे पास गैब का तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।